सबसे पहले मैं बात करूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सब जानते हैं 1000 मीटर होते हैं सर। अगर मैं कहूं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं सर। और अगर मैं कहूं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप कहेंगे सर 60 सेकंड होते हैं। और अगर मैं घंटे से सीधा सेकंड आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहोगे 60 गुणा 60 दैट इज 3600 सेकंड। कितना? 3600 सेकंड। ठीक है भैया, ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बात। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी यूनिट ऑफ स्पीड है, चाल की जो यूनिट है उसको कैसे हम लिखते हैं? सपोज अगर हमें कोई स्पीड दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। स्पीड दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर में और मुझे इसको चेंज करना है इसमें मीटर पर सेकंड में। किसमें बेटा? मीटर पर सेकंड में। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, तो आप उस चाल को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है। दूसरा, अगर कोई स्पीड सपोज आपको दी हुई है मीटर पर सेकंड में, कोई भी स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी हुई है और आप उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने जा रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा बेटा? किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बेसिक चीज आपको क्लियर है? और इधर ये बड़ा बेसिक पार्ट है। अगर आपसे कोई स्पीड की बात करेगा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, तो ये सीधा कन्वर्जन है। लेकिन आजकल एग्जाम में बड़ी अजीब यूनिट की बात करता है। वो कहता है बताओ किलोमीटर प्रति मिनट, या आपसे बताओ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये अजीब यूनिट है जिनके लिए हम 5/18 या 18/5 यूज नहीं करते, उसके लिए हम ये बेसिक कांसेप्ट का पता होना जरूरी है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे। ये बेसिक फार्मूले हैं। वे सबसे बेसिक फार्मूला क्या है? चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पीड और शॉर्ट फॉर्म में इसको एस बोलेंगे। और दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डी। और समय को क्या कहते हैं? टाइम। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? टी। यानी कि ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है हमारा कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस बेसिक फॉर्मूले से दो नए फॉर्मूले बन के आते हैं। इसी बेसिक फॉर्मूले से बच्चा कौन कौन से दो फॉर्मूले बन के आएंगे? अगर मैं समय को चाल से गुणा कर दूं तो हमारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। क्या हो जाएगा बच्चा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। या फिर d इक्वल्स टू एस इंटू टी। और इस रूल को हम डीएसटी का रूल से याद करते हैं। डीएसटी का रूल है ना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये बेसिक फॉर्मूला है और जो यहां से बना है ये सबसे फेमस फॉर्मूला है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये बेसिक है और यहीं से ही सबसे फेमस फॉर्मूला बना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन अगर मैं क्या करूं? मैं समय को इधर रखूं और चाल को दूरी के नीचे ले आऊं, तो हमारा एक तीसरा फॉर्मूला भी बनके तैयार होता है। कौन सा? कि समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यानी कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला यहां से बन जाता है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को इधर ले आए तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, पहला फॉर्मूला। और अगर समय को यहीं पे रखा और चाल को दूरी के नीचे ले आए तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ये तीन फॉर्मूले आपके क्लियर हैं, यहां से बिल्कुल रिवीजन। बच्चे एवरेज स्पीड के बारे में कोई भी मुझे बताएगा आपने क्या रिवीजन किया है? औसत चाल के बारे में, एवरेज स्पीड जिसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एएस लिखेंगे। एएस क्या होती है? एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। ये आप कभी मत भूलना। और अगर आपसे कोई कहे एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। जो बच्चे 2xy अपॉन x प्लस वाई कह रहे हैं, आप सरासर गलत हो। आप मुझे एवरेज स्पीड की डेफिनेशन नहीं बता रहे हो, आप मुझे एवरेज स्पीड का एक स्पेशल केस बता रहे हो। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ एवरेज स्पीड। बेसिक मतलब एवरेज स्पीड का यही होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब जिस चीज की आप बात कर रहे हो मैं आपको उसको भी बताता हूं कि एवरेज स्पीड का एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस ऑफ एवरेज स्पीड, औसत चाल का एक स्पेशल केस क्या है? कि सपोज भाई मैंने ये कह दिया कि ये दो पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए, ये दो पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए। सपोज इसको मैंने m बोल दिया, इसको मैंने कह दिया n। और इन दोनों के बीच की दूरी है d। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? d। दो पॉइंट फिक्स है m और n, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? d। अब होता क्या है? एक व्यक्ति है जो m से n जाता है a किलोमीटर पर आवर की चाल से, या a की चाल से, और वापस आता है b की स्पीड से। भाई एक व्यक्ति जो है फिक्स पॉइंट है m और n, जिसके बीच की डिस्टेंस d है, यहां से यहां गया a की स्पीड से और वापस आ गया b की स्पीड से। यस। और अब अगर मैं आपसे कहूंगा एवरेज स्पीड क्या होगी, आप कहेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है भाई? जब यहां से यहां गया तो डिस्टेंस d, और जब वापस आएगा तब भी डिस्टेंस कितनी? d। कुल दूरी तो ये हो गई। और जब मैं कुल समय की बात करूंगा तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यानी कि जब व्यक्ति यहां से यहां जाता है तो उसको समय कितना लगता है? दूरी कितनी है? दूरी कितनी है बच्चा? जब यहां से यहां गया दूरी है d, और चाल कितनी है a। और जब वापस आया दूरी है d और चाल है b। तो हम कहेंगे 2d, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d कॉमन ले लो, तो ये आएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। तो d से d गया, ये a b ऊपर जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है भाई। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट व्यक्ति गया और वापस उसी पॉइंट पर आ गया तो एवरेज स्पीड होती है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला एक और केस में लगता है, एक और केस में यही सेम फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं कि मान लो ये कोई m पॉइंट है, ये n है और ये p है, और m से n तक की जो डिस्टेंस है वही दूरी n से p तक है।
जो डिस्टेंस m से n तक है वही n से p तक है। अब एक व्यक्ति m से n गया a की रफ्तार से और n से p गया b की रफ्तार से, वापस नहीं आया। m से n a की रफ्तार, n से p b की रफ्तार, लेकिन ये डिस्टेंस सेम है, तब भी आपका जो एवरेज स्पीड होगा वो 2ab अपॉन a प्लस बी होगा। चाहे मैं इस केस की बात करूं चाहे मैं इस केस की बात करूं, दोनों में एवरेज स्पीड यही होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन कांस्टेंट रिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हालांकि आसान होते हैं सवाल, लेकिन समझो कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट टर्म रिलेशन। कांस्टेंट टर्म रिलेशन का मतलब है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैं रिवाइज करा देता हूं सारी चीज आपको कि अगर हमारी दूरी बराबर है, आपने पढ़ा होगा क्लास में कि अगर दूरी बराबर है, अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा, जो रेशियो स्पीड का होगा, सपोज ए बी, उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, समय का हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और ये वाइसे वर्सा होता है कि जो रेशियो चाल का है उसका उल्टा रेशियो समय का, या फिर वाइसे वर्सा का मतलब है जो रेशियो समय का उसका उल्टा रेशियो चाल का, अगर हमारी दूरी यानी कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो, दूरी हमारी क्या है, बराबर है तो। सेकंड आता है बच्चा कि अगर हमारा समय बराबर है, टाइम क्या है, टाइम इक्वल है या कांस्टेंट है। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो बच्चे याद रखना, जो रेशियो हमारी चाल का होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा, सेम रेशियो दूरी यानी कि डिस्टेंस से ट्रेवल का होगा, सेम रेशियो। अगर हमारे समय एक कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा सेम, पलटेगा नहीं, सेम रेशियो किसका होगा, सेम रेशियो हमारा दूरी का हो जाएगा। और तीसरा आता है कि अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है, अगर हमारा, हालांकि सबसे कम पूछा जाता है स्पीड कांस्टेंट का, तो सबसे कम पूछा जाएगा, तो अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो जो रेशियो डिस्टेंस दूरी का होगा वही रेशियो समय का हो जाएगा, सेम, पलटेगा नहीं, सेम रहेगा। अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो जो रेशियो दूरी का होगा वही समय का होगा। तीसरा वाला पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे चलेगा, इन दोनों पे ज्यादा फोकस रहना है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का वही दूरी का, और अगर डिस्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का वही रेशियो हमारे समय का है। रिलेटिव स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सापेक्ष गति, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएस बोलेंगे, रॉयल टैग मत समझ लेना इसको। सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर दो गाड़ी, दो व्यक्ति, दो बाइक, दो ट्रेन, कुछ भी आप कह लो, अगर वो समान दिशा में चल रही हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले सेम डायरेक्शन, मान लो दो गाड़ी, दो ट्रेन, दो व्यक्ति, कोई भी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सपोज मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि ये चाल जो है ए वाली बी से बड़ी है, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है समान दिशा में घटती है। समान दिशा में क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हमेशा घटती है। और अगर वो विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दो गाड़ी, दो ट्रेन, दो व्यक्ति, कुछ भी, तो सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चा, हमेशा जुड़ती है। समान दिशा में रिलेटिव स्पीड घटती है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ती है। बाकी वो डीएसटी का रूल याद रखना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चीज आप याद रखना, बाकी सब वही लगेगा, बस जो स्पीड रहेगी वो हमारी इस तरह से काउंट होगी। सीखते हैं ट्रेन के कॉन्सेप्ट, सेम वही, ट्रेन के कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, बस याद रखना है ट्रेन के लिए आपको रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। कि भैया अगर सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन गई तो उनकी जो चाल है वो घटेगी बड़े में से छोटा, अपोजिट डायरेक्शन से आई तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, बात क्लियर है। इसमें कुछ चीजें और हैं कि अगर मैं ट्रेन की लंबाई की बात करता हूं, ट्रेन की लंबाई की बात करता हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई की बात करता हूं, तो चाहे ट्रेन, चाहे ट्रेन, चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन, चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे विपरीत दिशा में चाहे सेम डायरेक्शन में, ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड होगी। जब भी आप डीएसटी का रूल लगा रहे होंगे ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का रूल लगा रहे होंगे, तो वहां जो ट्रेन, जैसे दो ट्रेन एक दूसरे को पार किया, चाहे वो एक दिशा में जा रही हैं तो भी उनकी लंबाई जुड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो भी उनकी लंबाई जुड़ेगी, लंबाई हमेशा जुड़ती है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, या पोल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, या फिर किसी स्पीड, माइलस्टोन जो होते हैं, मील पत्थर जिनको कहते हैं, मील पत्थर, मील पत्थर क्या होता है, जिन पे दूरी लिखी होती है कि भाई फलाना गांव 4 किलोमीटर दूर, फलानी 3 किलोमीटर दूर, उनको मील पत्थर कहते हैं। तो किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी मील पत्थर को पार करती है ना कोई भी ट्रेन, तो वो अपनी खुद की दूरी, अपनी खुद की यानी कि सेल्फ लेंथ, सेल्फ की लेंथ, खुद की लंबाई को पार करेगी। ये मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको, पार करेगी। कि कोई भी ट्रेन किसी
व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी माइलस्टोन को अगर पार करती है तो ट्रेन की जितनी भी लेंथ होगी वो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। ठीक है बच्चा। और अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल यानी कि जिसको ब्रिज कहते हैं, किसी टनल या फिर जिसको सुरंग कहते हैं, किसी अन्य ट्रेन दूसरी ट्रेन को अगर पार करती है, कि कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल, किसी सुरंग, किसी अन्य ट्रेन को अगर पार करती है तो बच्चे याद रखना वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई प्लस प्लस जो प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग या अन्य ट्रेन दूसरी लंबाई दोनों को मिलाकर पार करेगी। जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। समझना मेरी बात को। कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो क्या ट्रेन ने 40 सेकंड में क्या केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया? क्या ट्रेन ने 40 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया? ना, उस 40 सेकंड में ट्रेन ने खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार किया। सपोज अगर ऐसे आपसे कोई कहने लगे कोई ट्रेन 55 सेकंड में किसी पुल को पार करती है, क्या 55 सेकंड में उसने पुल की लंबाई को पार किया केवल? ना, 55 सेकंड में उसने पुल की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई दोनों को मिलाकर पार किया। लेकिन अगर आपसे कहने लगे कि कोई ट्रेन किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, कोई ट्रेन किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो 10 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया, केवल खुद की लंबाई को, अगर वो किसी खंबे को पार कर रही है। बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें भी सापेक्ष गति ही लगती है, लेकिन इसकी सापेक्ष गति थोड़ी सी अलग होती है। समान दिशा, सेम डायरेक्शन, और विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भैया। मान लो पानी है, ये पानी में नाव चलानी है आपने। कभी तैरे हो पानी में? नहर में, गांव में से बिलोंग करते होंगे आप मोस्टली बच्चे, तो नहर का बहाव अगर इधर की तरफ है तो जो पानी का बहाव होता है उसको मैं नाम देता हूं डब्लू। डब्लू फॉर वाटर, पानी का बहाव। सपोज अगर इसमें आपने नाव चलाई और समान दिशा, यानी कि नाव की स्पीड को मैं मान लेता हूं बी फॉर बोट। तो नाव की स्पीड अगर पानी के साथ चली तो हमेशा सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड हमेशा जुड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम हम देते हैं बच्चा डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम, और इसको शॉर्ट फॉर्म डी से हम डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको अनुप्रवाह भी बोला जाता है, इसको अनुकूल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अनुप्रवाह या अनुकूल भी बोला जाता है। जब नाव और पानी दोनों की रफ्तार एक ही डायरेक्शन में हो, वो हमेशा जुड़ती है। इसमें वो वाला सापेक्ष मत लगाना, ट्रेन वाला ना। ये पानी के साथ जब नाव चलेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बात है भैया। विपरीत दिशा का मतलब है, मान लो पानी का बहाव इधर है और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आप नाव चलाओ, तो ये सापेक्ष गति हमेशा घटेगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चा? ऑलवेज घटेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोला जाता है। अप स्ट्रीम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको यू बोलते हैं। इंग्लिश में इसको, अगर इसको अनुप्रवाह कहते हैं तो इसको कहते हैं प्रतिप्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह। अगर इसको हिंदी में अनुकूल कहेंगे तो इसको प्रतिकूल कहेंगे। ठीक है, हिंदी में थोड़े से अलग अलग नाम है। ठीक है बच्चा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बाकी तो सब ध्यान रखना उसे। अगर बच्चे आपको बी और डब्ल्यू का रेशियो दिया हुआ है, बी फॉर नाव की रफ्तार, डब्ल्यू फॉर धारा की रफ्तार। सपोज वो आपको दिया हुआ है ए और बी का, और एक्स और वाई मान लो, चलो एक्स और वाई, और आपको बताना है मुझे बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का रेशियो। क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर बी और डब्ल्यू का रेशियो दिया हुआ है और बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे आप? जोड़ दो एक्स प्लस वाई और घटा दो एक्स माइनस वाई। सिंपल। अरे सर ये भी कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन अगर यही चीज उल्टा दिया हो कि आपको बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू, भाई बी प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है? धारा के साथ चाल, और बी माइनस डब्ल्यू क्या है? धारा के विपरीत चाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल का रेशियो, स्पीड का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है। सपोज ये दिया हुआ है एम और एन का, और आपको निकालना है बी और डब्ल्यू का रेशियो। डायरेक्ट में निकालना, आपको ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट निकालने की ट्रिक, कि अगर बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल की चाल का रेशियो आपको दिया हुआ है और आपको बी और डब्ल्यू का रेशियो निकालना है, तो हमेशा याद रखना यहां पर भी आपने दोनों को जोड़ना है, एम प्लस एन और एम माइनस एन, एम प्लस एन और एम माइनस एन, यही आपने करना है। अगर आपको बी और डब्ल्यू का रेशियो देकर बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू पूछेगा, तब भी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई करना है। और अगर बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल की चाल का रेशियो आपको दे दे और आपको बी और डब्ल्यू अलग अलग रेशियो निकालना हो, तब भी आपको दोनों को जोड़ना है और दोनों को घटाना है। ये सवाल में जो लगेंगे ना, तो बहुत आसान बनेगा सवाल। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में? और बताता हूं आपको, उन्हें भी समझो। दो कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो एक नदी बह रही है और उसका मैंने छोटा सा हिस्सा ले लिया, और ये बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, ऐसे इधर की तरफ बह रही है, ये मैंने छोटा सा हिस्सा ले लिया और मैं इसमें आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, ऐसे समझना। ये छोटा सा पार्ट ले लिया। अब अगर नदी इधर की तरफ बहेगी तो इधर स्पीड कितनी हो जाएगी? बी प्लस डब्ल्यू। मान लो ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई। अब एक व्यक्ति पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई गया तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? बी प्लस डब्ल्यू, क्योंकि नदी इधर बह रही है। अच्छा, जब वो वापस आएगा उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? बी माइनस डब्ल्यू। भाई ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टैंड है कि अगर वो बी प्लस डब्ल्यू की रफ्तार से गया तो वापस जब आएगा तो बी माइनस डब्ल्यू से आएगा। बोलो, अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कोई व्यक्ति बी प्लस डब्ल्यू से गया है तो वापस बी माइनस डब्ल्यू से आएगा। क्या यहां पर हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे?
कौन सा वाला? 2ab अपॉन a प्लस बी वाला। सवाल दिखाऊंगा ऐसे मैं आपको अभी, 2ab अपॉन a प्लस बी वाला। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको सवाल में ही फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अगर डिस्टेंस बराबर होता है, तो जो रेशियो चाल का होगा, जो रेशियो चाल का होगा, उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? समय का हो जाएगा। या फिर वाइस वर्सा, कि अगर दूरी बराबर है तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? चाल का हो जाएगा। ये दोनों